इस यूनिवर्स का प्रत्येक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। Attraction between two masses is gravitation. Attraction is also due to positive and negative charges, or attraction can be between two poles of a magnet. But here gravitation is totally force of attraction between two masses. Every object attracts to each other. ये बातें मैंने पढ़ा दिया है आपको पिछले टर्न पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हमें जी के बारे में बताना है। ये भी बता दिया था, जी की वैल्यू इतना नोट की गई, लेकिन जी की वैल्यू को मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, और इसे कैवेंडिश ने बहुत ही केयरफुल एक्सपेरिमेंट करके मेज़र किया था ये वैल्यू। छात्रों को कैलकुलेशन में कन्वीनियंस हो, इसके लिए हम जी की वैल्यू ये लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये हम लिख देते हैं कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के लिए। लेकिन मेजर्ड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दिस। वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय a very careful experiment by Cavendish. अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट किसे कहते हैं? प्लैनेट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, आकाश की ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज ग्रह कहलाती हैं, प्लैनेट कहलाती हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। जैसे हमारी अर्थ है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट इसकी भी होगी। पहला क्या मैंने लिखा? मरकरी। मरकरी का अर्थ है बुध से। वीनस यह शुक्र है। तो जो बुध ग्रह है, बुध या मरकरी, यह सूर्य से सबके नज़दीक है मरकरी, और यह है वीनस। तो मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक, तो इसकी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी छोटी होगी, इससे बड़ी ऑर्बिट होगी वीनस की, उससे बड़ी अर्थ की, और इसी तरह से और आगे समझ सकते हैं आप। तो सभी ग्रहों की दूरी सूर्य से हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इनका मोशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। इलिप्स के दो सेंटर नहीं, दो फोकस होते हैं। किसी इलिप्स के दो फोकस होते हैं, जो आप अभी ऊंचे क्लासेस में पढ़ेंगे। इलिप्स तो सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ सन है, इस फोकस पर सन है, और कोई प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पाथ, इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर सन होगा, या तो यहाँ अथवा यहाँ। सन तो एक ही है, तो या तो यहाँ होगा या तो वहाँ होगा।
तो हमारे सोलर सिस्टम में सन हर एक प्लैनेट के इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर होता है। ये बातें आपके लिए थोड़ी कठिन हैं, लेकिन ये जानने के लिए, कुछ बातें जानने के लिए आवश्यक होगा, जिसे मैं पुनः एक चित्र के द्वारा शो करने का प्रयास करूंगा। प्लैनेट वे हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सैटेलाइट उसको कहते हैं जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है। जैसे अर्थ हमारी प्लैनेट है और मून इसके चारों ओर इस तरह से घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो मून क्या है? सैटेलाइट है, ये प्लैनेट है। तो प्लैनेट हमारे 8 हैं। तो हमारे एक प्लैनेट अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, और बाकी के भी हो सकते हैं। कितने हैं इस समय नहीं बता सकता। अगली एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज कॉमनली यूज्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड हर जगह नहीं होती, थोड़ी चेंज कर जाती है। पोल्स पर, ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगभग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होती है। तो ये वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाती है ऑन इक्वेटर। और पोल्स पर इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर, क्योंकि अर्थ चिपटी हुई है। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ कुछ इस ढंग की है। अर्थ पूरा पूरा के एक स्फीयर नहीं है, यह एक एग की तरह है। जो पोल्स पर इसका रेडियस 6300 के आसपास है, जबकि इक्वेटर पर इसका रेडियस लगभग 6700 किलोमीटर है। ये रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस कम है, इसलिए पोल्स पर जी की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, इक्वेटर पर कम है। और अन्य कारण भी हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण भी ऐसा है कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कुछ कम है। आज हम विशेषकर इसको देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। आज देखना हमें केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने ग्रहों की स्थितियों को रात में भिन्न भिन्न अपने उस समय के उपायों से उन्होंने नापा था, उनकी गतियों को, उनके कोणों को। जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं था, उस समय भी केपलर ने बहुत ही परिश्रम से ग्रहों की स्थितियों को वॉच किया था, जिसके आधार पर केपलर ने ये 3 बातें कहा। केपलर ने 3 बातें क्या क्या कहा? पहली बात तो ये केपलर ने कहा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। The sun at one focus of this path. दूसरी बात को समझने के लिए इस चित्र में आप आएं, इस चित्र को देखें।
सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर है और ये प्लैनेट है। सपोज अर्थ, ज्वाइन सन टू अर्थ, the line joining to sun to earth, suppose earth moves in 1 hour to this place. Earth moves from point A to B or from point P to Q in 1 hour. Suppose in 1 hour earth moves from point P on the orbit to point Q on the same orbit. Now the line joining earth to sun becomes like this, and this line swipes out this area. But when earth is here at point R, it will go in 1 hour to this place S, and line joining sun to earth will swipe out this area. सपोज कर लो सन से अर्थ को जाने वाली यह लाइन ये है, ये लंबी है, लेकिन 1 घंटे में अर्थ का मूवमेंट बहुत कम डिस्टेंस हुआ। तो ये भुजाएं तो बड़ी हैं लेकिन बेस कम है। इस ट्रायंगल का बेस कम है लेकिन हाइट ज़्यादा है, लेकिन इस ट्रायंगल का बेस ज़्यादा है, हाइट कम है। लेकिन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की एरिया सेम होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट केपलर ने बताया। लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट स्वाइप्स आउट सेम एरिया इन सेम टाइम। इससे बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि जब यह प्लैनेट सन से दूर था तो इसकी स्पीड कम थी, लेकिन जब सन के नज़दीक आया वो तो उसकी स्पीड बढ़ गई। प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है जब वो सन के नज़दीक आता है, और प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है जब सन से दूर होता है। सेकंड लॉ ऑफ केपलर वाज like this: the line joining sun to planet swipes out equal area in equal time. यदि 1 घंटे में यहाँ पर ऐसा स्वाइप आउट किया तो 1 घंटे में ही यहाँ पर ये भी स्वाइप आउट करेगा। दोनों की एरिया सेम होगी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एरियल वेलोसिटी ऑफ ज्वाइनिंग लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट लैम्डा, यू कैन से। ये लैम्डा ये कांस्टेंट होता है। अगली बात जो न्यूटन ने केपलर से सुना वो ये था, केपलर के भाषण में ये खास बात थी, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट कहेंगे।
जैसे अर्थ 365 दिन में, अर्थ 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, एक चक्कर लगाती है। तो इस ऑर्बिटल मोशन के लिए अर्थ का टाइम पीरियड हो गया 365 दिन। 365 दिन हुआ। हर एक ग्रह के लिए यह टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे बुध के लिए वह टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि नजदीक है सूर्य के। तो जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर होंगे उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो बुध पर 365 दिन का एक वर्ष नहीं होगा, कम दिन का होगा। इसी तरह से शुक्र पर भी एक वर्ष 365 दिन का नहीं होगा, कम होगा। लेकिन जो ग्रह पृथ्वी से ज़्यादा दूर हैं, सन से ज़्यादा दूर हैं, जैसे जुपिटर, तो जुपिटर का टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा और वहाँ पर एक वर्ष मोर देन 500 डेज होगा या कुछ और हो सकता है। तो डेज की क्या परिभाषा है, डेज की क्या डिफिनीशन है, 1 ईयर की क्या डिफिनीशन है, अलग बात है। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन। पूरी ऑर्बिट को एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगेगा उसे हम उस प्लेनेट का ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल टाइम पीरियड कहेंगे। ऑर्बिटल टाइम पीरियड, जैसे अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज। उन्होंने बताया T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इसका मतलब हुआ जो ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर हैं, जिनकी ऑर्बिट बड़ी है, उनका टाइम पीरियड भी अधिक होगा। ठीक, यह न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने में बहुत ही मदद किया। न्यूटन ने यह रियलाइज तो किया कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बना पा रहे थे न्यूटन। तो उनको क्या आइडिया आई जिससे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। आगे देखेंगे आप। न्यूटन को ये पहले से पता था कि यदि कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है यदि कोई बॉडी हैविंग मास m रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी
mv²/r। बॉडी पर जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा बॉडी सर्कुलर मोशन करने के लिए लाचार नहीं होगी। देयर मस्ट बी ए फोर्स which compels the body to execute circular motion. That force which compels the body to execute circular motion is known as centripetal force. This centripetal force must be according to mv²/r. न्यूटन ने ये मान लिया कि एक प्लैनेट की ऑर्बिट लगभग सर्कुलर है। न्यूटन ने एज्यूम कर लिया कि एक प्लैनेट की ऑर्बिट अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर। एंड केपलर लॉ, ये केपलर्स लॉ, ये फार्मूला केपलर ने दिया और ये फार्मूला न्यूटन पहले से जानते थे। अब ये देखें, यदि स्पीड v है मास की और रेडियस r है तो टाइम पीरियड t विल बी रिटन एज 2πr circumference of the circle divided by speed v. By this we can write 4π² r² by v² is equal to kr³. So v² is equal to 4π² r² divided by kr³. That is 4π² by kr. अब इस v की वैल्यू हम यहाँ फिट करते हैं बाई इक्वेशन 1 and 4. f will be equal to m 4π² upon kr into r. Since this is constant, this one is constant, m is constant and k is constant, so f must be proportional to, must be written as a nu k by r², which gives f proportional to r². यही न्यूटन की खोज थी। जब केपलर के भाषण को सुना न्यूटन ने तो उस समय न्यूटन का ज्ञान अधूरा था। एक सर्कुलर मोशन के लिए वो जानते थे लेकिन केपलर के भाषण में एक नया फार्मूला उन्हें ये चीज मिला तो इस पर न्यूटन वर्क करने लगे और उन्होंने इस ढंग से कैलकुलेट करके देखा कि यह प्रोपोर्शनल टू 1/r² होना चाहिए। न्यूटन ये जानते तो थे कि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ सेम फोर्स से अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करेगी। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। दो सेलेसियल बॉडीज में
उनके मास के कारण अट्रैक्शन होगा, लेकिन रूल नहीं बना पा रहे थे, नियम, न्यूटन नियम नहीं बना पा रहे थे कि क्या नियम होगा। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² जो मैंने लिखाया था पिछले टर्न पर, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², उसकी खोज बलों का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोपोर्शनल होगा, मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, ये नहीं जानते थे न्यूटन। लेकिन केपलर के भाषण के बाद उन्होंने यह सिद्ध कर लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ये खोज थी। तो इसके द्वारा न्यूटन ने यह दिया। खास करके ये जानकारी आपको दी गई यहाँ पर कि केपलर एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने। केपलर ने का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था स्काई का, और उनके उस टाइम में इतने सटीक ऑब्जर्वेशन उनके होंगे, मुझे तो हैरत होती है। न टेलीस्कोप की सुविधा, न एंगल्स को उस ढंग से मेजरमेंट करने की सुविधा, लेकिन उनका घोर परिश्रम, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया होगा, और जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ये बातें कही। और केपलर के इस भाषण को सुनने के बाद T² = kr3 न्यूटन ने आविष्कार कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आविष्कार किया। ठीक, कुछ बातें मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि अर्थ हर बॉडी को सेम एक्सीलरेशन से अट्रैक्ट करती है। पिछले टर्न पर बताया था कि किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप से यदि हमने दो ऑब्जेक्ट छोड़े तो इन द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दे विल टच द ग्राउंड। दोनों पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। और भिन्न भिन्न ग्रहों पर जी की वैल्यू अलग अलग है, यह बात मैं पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। टाइड, आप जाने कि अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर ये समुद्र का पानी लहरा रहा है, सी वाटर, और मून, अर्थ अट्रैक्ट्स मून एंड आल्सो मून अट्रैक्ट्स टू अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर ये जो सी वाटर है, इसको जब मून अट्रैक्ट करता है तो यहाँ हाई टाइड आ जाएगा, यहाँ का जल ऐसे उठ जाएगा। लेकिन जब मून इधर आ जाएगा तो वो टाइड यहाँ होगा। मून यहाँ आ गया तो ठीक, तो मून मूव करता जाता है तो वहाँ का पानी उठता जाता है। और यह सन के कारण भी होता है। सन का अट्रैक्शन भी सन जितना फोर्स से
अर्थ को अट्रैक्ट करती है, सन भी उतना ही फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और इस सन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट समुद्री जल पर टाइड के रूप में आता है।